दोस्तों, अगले एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से अगला एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करें। शिवा ने जैसे ही अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसमें फूंक मारी और हल्के हाथ से पेड़ के तने पर घूंसा चढ़ा। पूरा पेड़ जड़ समेत हिल गया। हालांकि वहां मौजूद सभी गार्ड्स प्राचीन कलरीपट्टू कला के धुरंधर थे, लेकिन उनमें भी केवल एक हाथ के प्रहार से पूरे पेड़ को हिलाकर रख देने की ताकत नहीं थी। जब शिवा ने ऐसा किया तो वहां मौजूद सभी लोग दांतों तले उंगली दबाकर उसे देखने लगे। वैसे तो नंदिनी भी शिवा की काबिलियत देखकर चौंक गई थी, लेकिन उसने मन ही मन खुद को समझाते हुए कहा, इसे थोड़ा बहुत कलरीपट्टू आता है तो क्या हुआ, हमारा स्वामी खानदान भी किसी से कम नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसे लोगों की भीड़ पड़ी है। नंदिनी अभी खुद से ही बातें करने में मशगूल थी कि तभी अचानक बरगद के पेड़ से उसकी एक पत्ती उड़ती हुई शिवा की हथेली पर आकर ठहर गई, जिसे देखकर नंदिनी ने एक बार फिर शिवा का मजाक बनाते हुए कहा, मुझे तो लगा था तुम फल तोड़ने आए हो, लेकिन तुम तो करतब दिखाने लगे। ऐसा खेल तो हमारे यहाँ के नौकर भी कर लेते हैं। नंदिनी का इस तरह शिवा का मजाक बनाना मुरली काका को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी शिवा को असफल होता देखकर उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शिवा उस पेड़ के फल तोड़ने की कोशिश में खुद को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। लेकिन शिवा ने अब तक कोशिश भी तो नहीं की थी, तो असफलता कैसी। इसीलिए नंदिनी को हंसता देखकर उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ये लो। इतना कहकर शिवा ने अपनी हथेली पर गिरी पत्ती को अपनी पहली 2 उंगलियों के बीच फंसाया और मन ही मन खुद पर हंसते हुए कहा, वाह क्या बात है शिवा बाबू, नागलोक में इस तकनीक का इस्तेमाल करके मैं खुद से हजारों मील दूर खड़े दुश्मन के भी टुकड़े कर दिया करता था, और आज इस तकनीक से पेड़ के फल तोड़ रहा हूं। यही सब सोचते हुए शिवा ने एक खास तकनीक से अपनी पहली 2 उंगलियों में फंसी उस पत्ती को बरगद के पेड़ पर फेंक दिया, और हवा से भी तेज गति से उड़ती हुई वो पत्ती सीधा जाकर पेड़ की उस शाख पर लगी जहां वो दिव्य फल लगे थे। जैसे ही वो पत्ती पेड़ की उस शाख से टकराई, पेड़ की वो शाख फलों के गुच्छों के साथ कटकर सीधा शिवा के हाथ में आ गिरी। ये सब कुछ बिजली की गति से इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। लोगों को लगा कि पता नहीं कैसे, लेकिन पलक झपकते ही बरगद के फल खुद ब खुद शिवा के हाथों में आ गिरे। इसलिए शिवा के हाथ में बरगद के फल देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। शिवा की चमत्कारी तकनीक और कलरीपट्टू का ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन देखकर नंदिनी की हालत खराब हो चुकी थी। जिसे वो आम और साधारण सा लड़का समझ रही थी, वो तो उस्तादों का उस्ताद निकला। इस वक्त नंदिनी शिवा को देखकर घबराई हुई भी थी और हैरान भी। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, शिवा ने इतनी अच्छी कलरीपट्टू कहाँ से सीखी? मैंने तो आज तक ऐसी तकनीक के बारे में सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही सुना था। मुझे तो पता ही नहीं था कि सच में ऐसी कोई तकनीक होती भी है। अपने ही ख्यालों में खोई नंदिनी शिवा से बात करने के लिए अपने शब्दकोश में शब्द ढूंढ रही थी, लेकिन उससे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। तभी अचानक मुरली काका ने आगे बढ़कर शिवा से कहा, छोटे मालिक क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? मुरली काका की बात सुनकर शिवा ने हाँ में सर हिलाया, तो मुरली काका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, छोटे मालिक स्वामी खानदान के बड़े उस्ताद की तबीयत बहुत खराब है। एक पुराने वैद्य ने उन्हें इस दिव्य फल के बारे में बताया था, इसे खाकर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं स्वामी खानदान की तरफ से यहाँ इसी फल की तलाश में आया था। अगर आप ये फल मुझे दे देंगे तो बदले में मैं आपको स्वामी खानदान से इनाम के 1 करोड़ रुपए दिलवा दूंगा। मुरली काका की बात सुनकर शिवा सोच में पड़ गया। उसके सामने अजीब दो राह था। एक तरफ 1 करोड़ रुपए का इनाम था, जिससे वो अपने परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था, तो दूसरी तरफ दिव्य नाग के खून से सने हुए शक्तिशाली फल थे, जिन्हें वो यूं ही किसी के भी हाथ में नहीं सौंप सकता था। जब शिवा अपनी चमत्कारी तकनीक और बेहतरीन कलरीपट्टू कला का प्रदर्शन करते हुए
केवल एक पत्ती से बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लगे फल को तोड़ लेता है तो मुरली काका आगे बढ़कर शिवा को उस फल के बदले स्वामी खानदान से इनाम के रूप में 1 करोड़ रुपए दिलवाने की बात कहते हैं तो मुरली काका की बात सुनकर शिवा सोच में पड़ जाता है। हालांकि 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी धनराशि होती है, उससे शिवा अपने परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन वो दिव्य फल तो अनमोल थे। वैसे भी उस पेड़ पर केवल 11 ही फल ऐसे थे जिन पर उस दिव्य पंचमुखी नाग का खून गिरा था और उन्हें शिवा यूं ही किसी को नहीं सौंप सकता था। यही सब सोचते हुए शिवा ने नाव में सर हिलाते हुए मुरली काका की ओर देखा, लेकिन जैसे ही शिवा की नजर उनकी ठोड़ी पर बने उस पुराने घाव के निशान पर पड़ी जो उन्हें शिवा के पिता की जान बचाते वक्त मिला था, तो शिवा को अपने पिता के कहे शब्द याद आ गए। मुरली की ठोड़ी का ये निशान किसी चोट का नहीं बल्कि हमारी दोस्ती की गहराई का प्रतीक है। अपने पिता के शब्दों को याद करते ही शिवा का दिल पसीज जाता है और वो मुरली काका को दिव्य फल देने के लिए राजी हो गया। लेकिन शिवा उस दिव्य फल के फायदे और नुकसान दोनों जानता था, इसलिए उसने मुरली काका को समझाते हुए कहा, काका, पैसों की बात नहीं है। आप शायद नहीं जानते लेकिन इस फल में कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें इस पूरी धरती पर मेरे अलावा कोई और धारण नहीं कर सकता। आपने तो देखा था ना कैसे इस फल के पास जाते ही स्वामी खानदान के गार्ड्स को बिजली का झटका लगने लगा था। अगर किसी इंसान ने ये फल खा लिया तो वो उसी वक्त मर जाएगा। शिवा की बात सुनकर मुरली काका के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई और कुछ सोचते हुए वो शिवा से कहते हैं, छोटे मालिक, ये तो मैं नहीं जानता कि इन फलों में ऐसा क्या खास है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि उस्ताद रंगा स्वामी इस वक्त बहुत बीमार है और उन्हें इन फलों की बहुत जरूरत है। हम एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलिए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। इतना कहकर मुरली काका चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव देखकर शिवा समझ जाता है कि अगर स्वामी खानदान को फल नहीं मिले तो मुरली काका के साथ क्या करेंगे। मुरली काका की मजबूरी को समझते हुए शिवा ने कहा, ठीक है काका, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। शिवा की बात सुनकर मुरली काका राहत की सांस लेते हैं और मुस्कुराते हुए हामी में सर हिलाते हैं। उनका इशारा मिलते ही शिवा जल्दी से ऊपर जाता है और कपड़े बदलकर सीधा मीनाक्षी के कमरे में पहुंच जाता है। मीनाक्षी अभी तक सो रही थी, इसलिए शिवा ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। उसने मेज पर पड़ा एक कागज उठाया और उस पर मीनाक्षी के लिए एक संदेश लिखकर वापस नीचे आ गया। शिवा के आते ही वो लोग 3 अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद शिवा की गाड़ी एक साधारण से घर के दरवाजे के बाहर आकर रुकती है। उस घर की हालत देखकर एक पल के लिए तो शिवा भी चौंक सा जाता है। स्वामी खानदान पूरे कोयम्बटूर का जाना माना प्रतिष्ठित खानदान था, लेकिन उस घर की हालत देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वहां ना तो आसपास कोई बस्ती थी और ना ही घर की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड था। हाँ, अलबत्ता पास में एक मुर्गियों का फार्म जरूर था। देखने में निहायती जर्जर और पुराना सा वो घर कहीं से भी किसी बड़े और रईस खानदान का घर नहीं लग रहा था। शिवा को इस तरह चौंकते हुए देखकर मुरली काका ने उसे धीरे से समझाते हुए कहा, छोटी मालिक, कुछ दिन पहले स्वामी खानदान के दुश्मनों ने इस खानदान के उस्ताद के सर पर बहुत बड़ा इनाम रख दिया था। तब से उन पर कई बार हमले हो चुके हैं, इसीलिए अपनी पहचान छिपाने के लिए वो यहाँ रह रहे हैं। आप भी उनके सामने थोड़ा संभल कर बात कीजिएगा। शिवा के लिए ये सब नया नहीं था, इसलिए वो बेफिक्री से बिना कुछ कहे सिर्फ हामी में अपना सर हिलाता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही शिवा चलते हुए घर के हॉल तक पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है। शिवा चौंकते हुए मन ही मन सोचता है, आखिर ये स्वामी खानदान के लोग करना क्या चाहते हैं। शिवा के सामने बड़ा सा ड्राइंग रूम खून की गंदी बदबू से महक रहा था। उसके एक कोने में एक मेज जमीन पर टूटी हुई पड़ी थी। फर्श पर चारों तरफ खून के छींटे फैले थे और हॉल के ठीक बीचों बीच किसी का कटा हुआ हाथ पड़ा था।
शिवा ने तिरछी नजरों से उस हाथ की तरफ देखा और उसे देखते ही वो समझ गया कि वो एक वैद्य का हाथ है। नागलोक में भगवान शेषनाग के आशीर्वाद से शिवा ने 16 कलाओं में महारत हासिल की थी और आयुर्वेद एवं चिकित्सा उनमें से एक थी। इसीलिए उस कटे हुए हाथ को देखते ही शिवा समझ गया कि वो हाथ किसी पुराने और कुशल वैद्य का हाथ था, जिसे अभी कुछ ही समय पहले काटा गया था। इस हाथ को देखते ही शिवा ने मन ही मन कहा, वैद्य तो लोगों का जीवन बचाता है। अगर ये लोग एक वैद्य का हाथ काट सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पर। शिवा के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए नंदिनी ने बड़ी सहजता से कहा, क्या हुआ? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? वो साहिल और गवार वैद्य हमारे सामने शेखी बगा रहा था। देखा जाए तो उसका सिर्फ एक हाथ काटकर स्वामी खानदान ने उस पर एहसान किया है। अभी परसों तो हमने ऐसे 2 लापरवाह वैद्यों को जान से मार दिया था। लेकिन शिवा ने उतनी ही सहजता से नंदिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम लोग क्या करते हो और कैसे करते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। शिवा की बात सुनकर नंदिनी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ये तो अच्छी बात है। इतना कहकर नंदिनी ने वहीं पास खड़े एक नौकर की तरफ देखते हुए कहा, तुम वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। इतना कहकर नंदिनी अंदर के कमरे की तरफ चली जाती है। इससे पहले कि वहां खड़ा नौकर शिवा को चाय और नाश्ता परोसता, नंदिनी फिर से लौट कर आती है और अपनी हथेली आगे बढ़ाकर शिवा से कहती है, वो बरगद का फल कहाँ है? मेरे दादाजी को अभी उस फल की जरूरत है। घर लौटने के बाद से ही नंदिनी के तेवर थोड़ा बदले बदले से नजर आ रहे थे। अब वो अपने घर में अपने लोगों के बीच थी, इसलिए उसका आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। नंदिनी ने अपनी बात को दोहराते हुए कड़क आवाज में फिर से कहा, वो बरगद का फल चुपचाप मेरे हवाले कर दो। नंदिनी के तेवर देखकर शिवा ने गंभीर स्वर में अपनी बात रखते हुए कहा, देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस फल को दवाई की तरह कैसे इस्तेमाल करना है ये सिर्फ मैं जानता हूं। अगर अभी तुमने मुझसे फल लिया तो उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। तो क्या इसके बाद शिवा नंदिनी को फल सौंप देगा या फिर नंदिनी शिवा की बात पर गौर करके अपने फैसले पर विचार करेगी? क्या स्वामी खानदान के लोग उस्ताद रंगा स्वामी की जान बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड